नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एलिफेंटाइसिस के बारे में। बहुत ही आसानी से शॉर्ट में सीखेंगे और ये टॉपिक हमारे होम्योपैथिक दोस्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल रहेगा और साथ में हमारे उन दोस्तों के लिए भी जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आसानी से जानते हैं कि एलिफेंटाइसिस क्या है, इसके क्या डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस है और कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं हमारे होम्योपैथी। दोस्तों, एलिफेंटाइसिस जो होता है ये हमारे बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में ग्रॉस इलार्जमेंट होने लगता है। बॉडी के किसी स्पेसिफिक बॉडी एरिया में इलार्जमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि वो जो पार्ट होता है हमारे बॉडी के, वो पार्ट बड़े हो जाते हैं दिखने में और वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये स्पेशली हमारे बॉडी के लोअर लिम्स में देखने को मिलती है। लोअर लिम्स मतलब हमारे पैरों में देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ पैरों में ही ये नहीं होती, बल्कि हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे, अदर बॉडी पार्ट में भी होती है। लाइक स्कॉर्टम वगैरह में होती है, पेनिस में होती है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स है उसमें भी कॉमनली देखने को मिलती है। ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारे बॉडी के जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में मैं किसी दिन स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। जिस तरह हमारे की सर्कुलेटरी सिस्टम है जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम होती है हमारे बॉडी में। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देती है। सिस्टम के जो चैनल्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देती है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन कौन पैदा करती है? ये ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं फिलेरियल पैरासाइट्स के वॉर्म जो होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के उन हिस्सों में बॉडी फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो अब जगह ऑब्स्ट्रक्ट कर गया है। तो होता क्या है कि वहाँ पे अब फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है और वो जगह स्वेल्ड अप होने लगता है। तो ऐसा होता है दोस्तों। अब जानते हैं कॉज के तरफ कि आखिर ये होता क्यों है और किसके वजह से होता है। तो ये स्पेशली पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी फिलेरियल पैरासाइट नाम के वॉर्म्स की वजह से होता है। इनके ये जो वॉर्म होते हैं, इनके 3 तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि WB, BT एंड BM। इन तीनों टाइप्स के पैरासाइट के वजह से, इनके वॉर्म्स के वजह से फिलेरियोसिस की प्रॉब्लम होती है। फिलेरियल पैरासाइट होती है, इसीलिए इन्हें लिम्फेटिक पैरासाइट भी बोलते हैं और ये लिम्फेटिक फिलेरियोसिस प्रोड्यूस करते हैं। यानी एलिफेंटाइसिस का अगर दूसरा नाम जाना जाए तो लिम्फेटिक फिलेरियोसिस भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं। डायग्नोसिस मतलब हम इसको चेक कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि हाँ ये एक्चुअल में लिम्फेटिक फिलेरियोसिस या एलिफेंटाइसिस से जो है ग्रसित है कोई आदमी। तो इसको जानने के लिए रात के समय में अक्सर कॉमनली देखा जाता है, रात के समय में हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जिसमें हमें माइक्रोफिलेरी पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं ब्लड फीमेल में। ठीक है, तब हम इसे डायग्नोज करते हैं कि हाँ वन इज सफरिंग फ्रॉम एलिफेंटाइसिस एंड फिलेरियोसिस। ठीक है, तो ये तो डायग्नोसिस हो गया दोस्तों। इसका जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस कैसा होता है? प्रोग्नोसिस का मतलब कि आगे चल करके इसका क्या एक्चुअल में ट्रीटमेंट हो पाएगा, ये क्योरेबल है या नहीं है, इसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो प्रोग्नोसिस कैसा होता है? तो दोस्तों, एलिफेंटाइसिस में होम्योपैथी के अगर नज़रिए से देखा जाए तो इसके अलग अलग स्टेज में प्रोग्नोसिस की वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, घट जाती है। यानी अगर अर्ली स्टेजेस में अगर पता चल जाए कि हाँ कि कोई फिलेरियोसिस या एलिफेंटाइसिस से ग्रसित है, तो उसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी बेटर होती है, क्योंकि पहले पता चल जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देने से फिलेरियोसिस से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर ये हमें लेट से पता चले या पेशेंट लेट से आते हैं, ट्रीटमेंट लेट से होती है, तो उसकी प्रोग्नोसिस भी उतनी ही पुअर होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। इवन होम्योपैथी जो है उसके डेवलपमेंट में, फिलेरियोसिस की जो डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट करती है, जिसके वजह से उसके डेवलपमेंट में सप्रेशन होने लगता है, इनिबिशन होने लगता है और उसके डेवलपमेंट में रोक लग सकती है। इससे क्या होता है, फिलेरियोसिस और ज़्यादा आगे बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे वो और सही मेडिसिन के हेल्प की मदद से हम फिलेरियोसिस को ठीक भी कर सकते हैं।
और कई सारे पेशेंट भी हैं जो होम्योपैथी की मदद से फिलेरियासिस की ट्रीटमेंट के मदद से जो है ठीक होकर के गए हैं। इवन मेरे पास से भी कई पेशेंट ठीक होकर के गए हैं, पर मैंने लेटर स्टेज में किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया है। लेकिन अर्ली स्टेजेस में जैसे कि 5-10 साल से जो लोग ग्रसित हैं फिलेरियासिस से, एलिफेंटाइसिस से, उनका ट्रीटमेंट किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिले हैं। दोस्तों ये तो प्रोग्नोसिस के बारे में हो गया कि प्रोग्नोसिस क्या है। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या क्या से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि एलिफेंटाइसिस जैसी एलिमेंट में इसमें ट्रीटमेंट होम्योपैथी के नज़रिए से अगर देखा जाए, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो इसमें हम लोग जो है मॉडर्न होम्योपैथी का भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ में अगर सिम्टम जो होता है, होम्योपैथी एक्चुअल में सिम्टमेटोलॉजी के हिसाब से चलती है, और जब सिमिलिमम सिम्टम्स मिलते हैं तो मेडिसिन का यूज़ होता है और वो ठीक होती है, जिसमें मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मानते हैं हम लोग। लेकिन एलिफेंटाइसिस में मैंने पर्सनली देखा है कि इसमें मेंटल सिम्टम्स से ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स आप जब देखेंगे, और ज़्यादा इसमें वेरिएटी नहीं होती है फिजिकल सिम्टम्स में। जैसे अर्ली स्टेजेस में मैंने देखा है ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया होता है उसमें इचिंग होने लगती है, जगह थिक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और कुछ कुछ लोगों में इरप्शंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, कॉमनली देखे जाते हैं एलिफेंटाइसिस में। और जो स्वेलिंग है वो तो है ही। कुछ लोगों को पेन भी होता है। तो ज़्यादा मेडिसिन एलिफेंटाइसिस में नहीं है, बहुत लिमिटेड मेडिसिन है। लेकिन मैं उन मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादातर यूज में लाए जाते हैं, ज़्यादातर पेशेंट को लगते हैं ऐसे मेडिसिन। सबसे पहला मेडिसिन है कैलोट्रोपिस। जब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत पुअर हो, और खासकर उन हिस्सों में जहाँ पर वो एलिफेंटाइसिस का अटैक हुआ हो, अगर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो आप कैलोट्रोपिस मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं। 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार लीजिए। ये आपको कंटिन्यू रखना है। साथ में और भी मेडिसिन लगती है, लेकिन ये मेडिसिन आपकी प्रॉपर चलेगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाती है। इवन कि कैलोट्रोपिस का यूज हम लोग तब भी करते हैं जब ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाती है, अगर आपको एलिफेंटाइसिस नहीं भी है और इसके वजह से आपको एडिमा होने लगे, स्वेलिंग होने लगे बॉडी में। जैसे कि कुछ लोगों को एडिमा होती है, पैर स्वेल अप हो जाता है और सर्कुलेशन पुअर रहता है, बीपी फ्लैक्चुएट करता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। हमारी दूसरी मेडिसिन है एलियस मदर टिंचर। एलियस मदर टिंचर का प्रयोग तब करते हैं जब एलिफेंटाइसिस का जो इफेक्टेड एरिया है उसमें जो स्किन है थिक हो जाती है और स्क्रैचिंग टाइप से आपको इचिंग सा महसूस होता है, यानी आपको बार बार इचिंग करने का मन करता है, खुजाने का मन करता है। अगर ऐसी स्थिति देखी जाए और आपको ऐसा सिम्टम लगे कि यहाँ पे जो है जो स्किन है ये थिक हो गया है, मोटा हो गया है और इचिंग भी लगती है, तो आप वहाँ पे एलियस मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होती है। इसे भी 10 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम यूज़ कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत राहत भी मिलेगा। और अगर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उसमें इरप्शन हो जाते हैं, जहाँ पर एलिफेंटाइसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है वहाँ पे इरप्शन वगैरह हो जाती हैं, खुजलाहट हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है उस स्पेसिफिक एरिया में, तो आप उसमें हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर को आप जो है सुबह दोपहर शाम 10 से 12 बूंद जो है गुनगुने पानी में ले सकते हैं। तो इससे आपको जो वहाँ वाली जो प्रॉब्लम है एलिफेंटाइसिस में, जो इरप्शन वगैरह हो रहे हैं, वो फूल रहा है और अंदर से जो है उसमें जो इचिंग, एक स्पेसिफिक चीज़ क्या है कि इसकी जो हाइड्रोकोटाइल की जो इचिंग होती है ये इनवार्ड टू आउटवार्ड होती है, ठीक है। लेकिन जो एलियस मदर टिंचर जो होती है उसके ऊपर के सरफेस में ही आपको इचिंग होगी, लेकिन हाइड्रोकोटाइल में आपको लगेगा कि अंदर से कुछ रेंग रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो कॉमन मेडिसिन जो है, ये एक मेडिसिन तो नहीं, ये मेडिसिन है लेकिन ये एक पेटेंट मेडिसिन है। हैस्लेप कंपनी की ड्रॉक्स 10 आती है जो कि फिलारिन ड्रॉप नाम से भी मशहूर है। इसको आप लगातार कम से कम 3-4-5 महीने तक आपको लगातार लेनी है। अगर आप 2-3 साल से सफ़र कर रहे हैं, लंबे साल से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको इसको और भी लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। साथ में आपको हिमेमेलिस मदर टिंचर को जो है एज ए लोशन आपको उससे जितना मालिश करते हैं बस आपको मालिश करना है। इससे क्या होता है
कि वहाँ के जो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके अटैक्स आए हुए हैं एलिफेंटाइसिस के, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और उसके वजह से वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस है बहुत फास्ट होने लगता है। और हेमामेलिस जो है हम लोग वेरिकोसिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेरिकोज वेन में यहाँ पे फूल जाते हैं। वेरिकोज वेन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, तो ये थी हम एलिफेंटाइसिस में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। आप इसका यूज अपने एलिफेंटाइसिस के प्रॉब्लम में कर सकते हैं, पर साथ में अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आप अपना ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरे क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे चैट करके वहाँ से अपना बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं, फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारा अदर सोशल मीडिया हैंडल्स का भी पेज जो है उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल फॉलो कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहें, खुश रहें।